अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त जिस कदर हलचल मची हुई है, अगर इसका 10% भी अवामी मसाइल के हल करने पर तवज्जो होती अरबाब इख्तियार की, उस एलीट की जिसने हमारी पॉलिटिक्स को कैप्चर किया हुआ है, तो शायद आवाम के कुछ आंसू पूछ पाते। महंगाई अपनी रिकॉर्ड हद तक पहुँच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुल्क में तारीख़ की कम तरीन सतह पर हैं। $6 अरब के करीब इस वक्त हमारे ज़ख़ायर बाकी बचे हैं। हर चीज़ को आग लगी हुई है। महंगाई की कोई इंतहाई नहीं है। मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं, मगर मैं क्या क्या आपको बयान करूं कि हर चीज़ ही इस वक्त एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। सैलाब आए हुए कई माह गुजर चुके हैं। सैलाब मुतासरीन हज़ारों की तादाद में इस ठंडे मौसम में खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। सर पर एक चादर नहीं है। आग जलाते हैं तो उनको कुछ ज़िंदगी की रमक महसूस होती है। रात में मच्छरों से कटवाते हैं, दिन में धूप के नीचे, खुले सूरज के नीचे पड़े होते हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन अरबाब इख्तियार को पढ़िए कि किसकी हुकूमत बनेगी, कब हुकूमत बनेगी, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। दहशतगर्दी का आफरीत सर उठा चुका है। मुल्क में दहशतगर्दी के वारदातें जिस तवातुर के साथ हो रही हैं और जिस बड़े नौयत पर हो रही हैं, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन फ़िक्र ही नहीं है। फ़िक्र है तो अपने इख्तिदार की। अब सूरत हाल ये है कि हमारी भी मजबूरी है कि जाहिर सी बात है, एक बुनियादी सी चीज़ है, अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो हम माशी इस्तेहकाम की बात करेंगे। कौन ऐसे मुल्क में अपना पैसा लगाना चाहेगा जहाँ पर उसको पता ही नहीं कि अगर वो आज पैसा लगाता है तो कल वो डूबेगा या उभरेगा। पॉलिसीज़ क्या होंगी, किसकी पॉलिसीज़ होंगी, किस तरफ फोकस होगा, किस तरफ फोकस नहीं होगा, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट उड़ रही है, स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, लेकिन पड़ी हुई है हमारी अशराफिया को इंतखाबात की, इक़्तिदार की, हुकूमतों के आने और जाने की। अब जो सूरत हाल है, कल अदालत का फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, और ये समझा गया कि शायद मामलात अब किसी करवट बैठेंगे। एक वक्त मिल गया है चौधरी परवेज़ इलाही को भी, इमरान खान साहब भी कुछ सोच समझ के फ़ैसला करेंगे। लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई। पहले दिन से हम कह रहे थे कि वलीगुर रहमान साहब ने जो ये फ़ैसला किया था कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहें, बिल्कुल उनका इस्तेहकाक है, वो कह सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने टाइम बार इसको किया था 24 घंटे के लिए, ये मुनासिब नहीं था। यही वजह थी कि अदालत ने कल वलीगुर रहमान साहब की इस फैसले को उड़ा के फेंक दिया और परवेज़ इलाही साहब को मज़ीद मोहलत मिल गई। अब 11 तारीख तक, जनवरी की 11 तारीख को जवाबात जमा करने हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, उसमें तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि उसके नंबर पूरे हैं और अब परवेज़ इलाही साहब को अपने नंबर्स पूरे करने होंगे और जल्द से जल्द एतमाद का वोट लेना है और असम्बली को डिसॉल्व करना है। फिर केपी असम्बली और मरकज़ में जाकर अपने जो उन्होंने 8 महीने पहले इस्तीफ़े दिए थे, वो इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर करवाने और फिर इस तरह से इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने यही बात की। लेकिन आज कल तक जो PDM खुशियाँ मना रही थी अदालती फ़ैसले पर, इत्मीनान का इजहार कर रही थी, आज उसको समझ में आया कि उसके साथ हो क्या किया है और इसका जिक्र किया है आज ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह ने। अभी तमाम सूरत हाल में लगता यह है कि PDM के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है इलेक्शन, चाहे वो इलेक्शन मरकज़ की हो या सूबे की हो या वो बल्दियाती इलेक्शन हो। कराची के इलेक्शन एक मरतबा फिर जो बल्दियाती इलेक्शन है 15 तारीख को होने थे, वो बढ़ाने की बात की जा रही है। पुलिस के पास नफरी पूरी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस्लामाबाद में जो इलेक्शन होने थे वो अब मौखर किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन में जाने का इस वक्त कोई यारा नहीं है PDM के पास। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कामिल अली आगा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान के पास आखिरी पत्ता था, तुरुप का पत्ता था, उसने खेल दिया, अब उसके हाथ खाली हैं, अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ तो नज़र आ रहा है अब आपकी नज़रें हैं अदालत के ऊपर कि अदालत से आपको रिलीफ मिल जाए तो कुछ आपका मुद्दा सुन लिया जाए, आपके कोई मसाइल हल हो जाए। इमरान खान तो पेशबंदी कर रहा है कि वो अपने नंबर से पूरे कर रहा है, अब परवेज़ इलाही से कह रहा है अपने नंबर पूरे करो, एतमाद का वोट लो, असम्बलियाँ फारिग करो। तो असल लूज़र तो फिर आप साबित हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान ने तो आज तक ज़िंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। उन्होंने तो जो कुछ भी बोला वो झूठ पे बोला और अब तो वो एक्सपोज होकर पूरे पाकिस्तान के सामने आ चुका है उनका चेहरा। और हर लेवल पर, चाहे सियासत हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे कोई और शोबा हो, तो न्याजी साहब तो एक्सपोज हो चुके हैं। रह गई बात ये कि वो मंडियां लगाने वाली और बोलियां लगाने वाली, तो खान साहब को अपना किरदार याद होना चाहिए कि अभी जो पिछले दिनों ऑडियो लीक्स हुई थी जिसमें वो खुद, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद हो रहा था तो वो कह रहे थे कि 8-10 बंदे खरीद लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये बंदे खरीदने वाला खुद हदायत देता है,
मकसद है कि आज तक उसने अवाम को जो भी लेक्चर दिए असल में उसने उसके बरक्स काम किया। लोगों सर को मैं तो कहा इस कि वक्त वोट की ना पोजीशन चुराओ की तो बात वोट कर रहा हूँ। दस्ता अली में और वोट बलोच चोरी साहब, करते हुए मैं पकड़ा वापस गया। आता हूँ आपके पास। कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं, तो क्योंकि आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं तो ज़रा उनसे मैं पूछ लूँ कि क्या अब तक हुआ है। कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि आज पीटीआई के वफ्द को मुलाकात करनी थी परवेज़ इलाही साहब से और तारीख डिसाइड करनी थी कि एतमाद का वोट वो कब लेने जा रहे हैं, तो ये फैसला हो गया है, मुलाकात हो गई है या मुलाकातें भी होना है? जी मुलाकात जारी है जी। इस वक्त जोहर पैलेस में लाहौर के अंदर मुलाकात हो रही है और ये पिछले कोई 1.5-2 घंटे से जारी है। ठीक है, तो सर क्या आपका सेंस है कब तक एतमाद का वोट आप ले सकेंगे? पीटीआई तो कह रही है उसके 177 बंदे पूरे, आप अपने 10 बंदे पूरे कर लीजिए। जी हमारे भी इंशाल्लाह पूरे हैं जी। एक लेडी जो है वो बाहर तशरीफ ले गई हुई है, वो आ रही हैं इंशाल्लाह, तो पूरे हैं हमारे बंदे। ठीक है, तो किस तारीख तक सर मुतवक्के है कि एतमाद का वोट हो जाए? देखें ये कोई पाबंदी नहीं है, इसके अंदर ना अदालत ने पाबंद किया है और ना ही आइन पाबंद करता है इस बात पे कि कोई कब एतमाद का वोट ले। जी जी, ये पाबंदी कोई नहीं है, इसलिए जब आपस में हम तय कर लेंगे इंशाल्लाह, तो जो तारीख तय होगी उसके ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अच्छा, आपका इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मुआहिदा हो चुका है तहरीक इंसाफ के साथ या अभी उसमें कुछ मामला बाकी हैं? हाँ मलाई है जी उनके, और दोनों तरफ से अगर नीयतें साफ होती हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। छोटी मोटी बातें लिटिगेज के अंदर तो मामला जाते ही नहीं है। इंशाल्लाह जो पॉलिसी डिसीजन होता है उसके ऊपर फैसले हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो मुआहिदा कोई बाकायदा मुआहिदा हो चुका है या अभी इसमें बातचीत जारी है? मुआहदा तो हमारा पिछले इलेक्शन से पहले हो चुका था ना, वो ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, नहीं अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें बात की आई थी कि आपको शायद गालिबन 30 सीटें चाहिए सीट एडजस्टमेंट की मद में तहरीक इंसाफ से। ये इस किस्म की कोई बात कभी हुई नहीं कि इतनी सीटें चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, या इतनी देंगे या इतनी नहीं देंगे, ये बात नहीं है। सीट एडजस्टमेंट में होती है। सीट देखे ना, जो सीटें पीटीआई की हैं वो पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, जो नून लीग हमारी काफ लीग की हैं उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके ऊपर कोई तजाद नहीं है। बाकी रह गई नून लीग की सीटें और दीगर पार्टीज की एक दो पार्टीज की एक दो सीटें हैं, उनके ऊपर हमारा अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, बावजन होगा, मौसर कैंडिडेट होगा और उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री मजबूत होगी तो उसके हक में फैसला हो जाएगा। अगर पीटीआई का कैंडिडेट मजबूत होगा, मौसर होगा और उसके जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसकी बेहतर होगी, तो बैकग्राउंड बेहतर होगी। ठीक, और सर होता तो इसी तरह से, मगर आप दोनों उसके एक हक में पार्टी हो नहीं है ना, तो आपके दरमियान कोई मुआहिदा होना है बाकी है या नहीं होना? बस जो हो चुका वो हो चुका, अब बस नंबर पूरे कर दें, या अभी कोई बातचीत है कि अगला इलेक्शन होगा तो आपको अगली गवर्नमेंट में क्या मिलेगा, ये तय होना है अभी? ये देखेंगे एतमाद का वोट जो है या अदम एतमाद का वोट है, ये कतई तौर पे मशरूत नहीं है सीट एडजस्टमेंट के साथ। ये हमारा आपस में मुआदा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद हो जाएगा। ठीक, तो सर इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कहा जा रहा है कि कुछ बंदे आपके चौधरी परवेज़ इलाही साहब से डायरेक्शन ले रहे हैं, कुछ चौधरी शुजात हुसैन साहब से डायरेक्शन ले रहे हैं, इसीलिए ये गुम की कैफियत है। पीडीएम भी इसीलिए बड़ी मुतमईन थी कि वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है? देखें, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, सबको आपके कैमरे वहां पे मौजूद थे, वहां पे 9 लोग मौजूद थे और 10वीं जो हमारी लेडी हैं वो स्काइप के ऊपर मौजूद थी। तो 10 के 10 लोग जो हैं उनकी प्रेजेंस थी। इसलिए ये कहना कि कुछ लोग जो हैं वो शुजात साहब से हदायत ले रहे हैं, ऐसी कोई बात कतई तौर पे है नहीं। बिल्कुल यकजान है हमारे सारे मेंबर्स, और इंशाल्लाह जिस दिन इजलास होगा इंशाल्लाह इस सिलसिले में सारे पूरे के पूरे हाजिर होंगे इंशाल्लाह। सर असेंबली तहलील कब तक हो जाएगी? 11 तारीख से पहले हो जाएगी, 11 जनवरी से पहले? असेंबली तब तहलील होगी जिस वक्त इमरान साहब कहेंगे। इमरान खान का
ये हदायत आएगी कि असेंबली तोड़ दी जाए तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा, असेंबली टूट जाएगी। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा सर। उस्मान डार साहब, ये गुफ्तगू आपने सुन ली, बहुत क्लियर हेडेड है काफ लीग वाले। तो इमरान खान साहब कब चाहते हैं असेंबली तहलील हो जाए? वो कह रहे हैं जब आप कहेंगे तब असेंबली तहलील कर देंगे। देखें, अगर ये इंटेंशनली पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट ना किया जाता, ये इत्मीद का वोट का एक आड़ लेके, पीडीएम बुनियादी तौर पे एक फेस सेविंग चाहती है, क्योंकि ये तो यही कह रहे थे ना मसूद के इमरान खान बुली कर रहे हैं और इमरान खान तो कभी असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं। इनकी तो कांपे टांगी जब उन्होंने कहा 23 दिसंबर को मैं असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूँ, और फिर ये इस तरफ चल गए अदालतों के पीछे, मेरा मतलब है छुप छुपा रहे हैं, सारे जो भी मामला चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हकीकी शेर बने, मैदान लगाएं। पंजाब में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। ये बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो खरीदो फरोख्त में पड़ा है। बाबा, इमरान खान ने क्यों खरीदो फरोख्त करनी है? एक लीडर अपने 2 सूबों की मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार छोड़ रहा है, जो पाकिस्तान का तकरीबन 70 से 75% कह लें एरिया है, वो दोनों सूबों को छोड़ रहा है कि आए इलेक्शन में चलते हैं, वफाक में नहीं कराने। ठीक है, कम अज कम 5 साल के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो स्टेबिलिटी आए। आप कैमरा लेके ना एक काम करते हैं, मसूद छोड़े स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करना यार। ये अली गौर फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कल प्रोग्राम रखो, मैं फैसलाबाद आता हूँ, घंटा घर चौक में बैठ के लाइव प्रोग्राम करते हैं, अवाम के बीच में बैठ के प्रोग्राम सर, करते हैं। अवाम इस वक्त ये तो जानना चाह रही है, पानी का पानी हो जाएगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम ये टॉक शोज में बैठ के, बंद कमरों में बैठ के प्रोग्राम करना बंद कर दें। अब अवाम में चलते हैं मेरे भाई। ये बैठते हैं बंद कमरों में, बड़के लगाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये कर देंगे। कामल अली आगा साहब ने आपको कैटेगोरिकली आंसर किया है, हम ऑन बोर्ड हैं। यार ये वक्त बड़ा जालिम होता है उस्मान डार साहब। एक वक्त था हम जब बाहर निकलते थे तो इमरान खान साहब भी कहते थे बाहर क्यों निकलते हो। आज जब बाहर नहीं निकल रहे तो आप कह रहे हैं बाहर क्यों नहीं निकल रहे। बहरहाल चले, बाहर से भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी करेंगे। लेकिन इसका कोई जवाब वाज़ेह तौर पर दोनों मेहमानों के सामने से मेरे पास मौजूद नहीं है कि कब फाइनली असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। इरशाद भट्टी साहब, क्यों ये सूरत हाल है कि अभी तक काफ लीग हो या PTI हो, कुछ फाइनल तारीख नहीं दे पा रहे ये लोग? देखिए मसूद भाई, पहली बात तो ये है कि आज भी इस पे बयानात हुए। आपकी इजाज़त से एक दो और मौज़ूआत की तरफ के बिलावल भुट्टो ने जो पोजीशन ली है, जैसे कल इमरान खान ने ली हुई थी, आज बिलावल भुट्टो ने जो भारत पे पोजीशन ली है वो हर पाकिस्तानी की पोजीशन है। और जिस तरह उन्होंने वो भारत को उसका या नरेंद्र मोदी को चेहरा दिखाया, वो मैं समझता हूँ हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा या बिलावल भुट्टो का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। दूसरा, बन्नू के जो ज़रार कमांडो टीम थी जिन्होंने किया वो ऑपरेशन किया, वो उनको मुबारकबाद, और जो शहीद हो गए उनके फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत। और इस्लामाबाद के जो हेड कांस्टेबल अदील हुसैन है, जिन्होंने इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया खुद शहादत दे के, उनकी फैमिली के साथ भी इज़हार ताज़ियत और उनको सलाम। और यकीन करें, दहशत गर्दी इस्लामाबाद के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी और लाहौर में तख्ते पंजाब की जंग जारी थी। और मुआशी तौर पर मैं क्या कहूँ, मुआशी तौर पर हमारी आलमी इदारे ने रेटिंग गिरा दी है। हम C++ में चले गए हैं, -20 से। और साथ ये भी कहा मज़ीद गिरा देंगे। नहीं रहा, हाँ, IMF मान नहीं रहा। महंगाई 30% तो कागज़ों में है, 40% ग्राउंड पर है। डॉलर जो है वो 3 रेट हैं, जैसे पहले भी कहा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा। ज़र मुबादला 3 हफ्तों के हैं, बाहर कोई मुल्क दोस्त मुंह नहीं लगा रहा, सरमायाकारी 0 है। वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर भिजवाते थे वो 80% कम हो गए हैं। और इसके अलावा यानी बिजली जो है वो उसके बिल पहुंच से बाहर हैं, स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो चुकी है, और गुर्बत बेरोज़गारी इंतहा पर है। अब हम क्या करें, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और हम अभी तक आपस में गिरेबान पकड़ के ना कपड़े उतार रहे हैं एक दूसरे के। दूसरी बात यह है कि अगर ये पंजाब पे आ जाएं, मिसाल के तौर पे, कि पंजाब पे अक्सरियत अगर तरीके इंसाफ और काफ लीग के पास नहीं है तो किसके पास अक्सरियत है? ये एक सवाल बड़ा है कि किसके पास फिर अक्सरियत है। उनके अगर दोनों के मेम्बरान करें तो अक्सरियत उनके पास है। फिर दूसरी बात है हॉर्स ट्रेडिंग।
अभी जो पंजाब में जरदारी फार्मूला चला, शुजात फार्मूला चला, जो नाकाम हुए, परवेज लाई को तोड़ने की कोशिश की गई कि आप हमारे वज़ीर आला बन जाए, मुन्ने सिलाई को मिस कॉलें हो रही थी, इसके अलावा जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए, वो उसके बाद कोई हार्स ट्रेडिंग की गुंजाइश रहती है? माजरत के साथ तीसरी बात यह है कि कल कह रहे थे कि ये कौमी असम्बली हराम है, आज इनके लिए कौमी असम्बली पीडीएम के लिए हलाल हो गई है। कल कह रहे थे कि सूबाई असम्बलियां तोड़ो, हम गारंटी देते हैं इलेक्शन की, यही जमहूरी रास्ता है। आज कह रहे हैं ना असम्बलियां तोड़ने देंगे ना इलेक्शन में जाएंगे। और कल ही इन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये हमारी जीत है। जी, आज ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। और गवर्नर साहब ने जो गैर आईनी कदम उठाया, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कि जब असम्बली सेशन ऑन था, जब तरीके अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने एतमाद का वोट का और डी नोटिफाई किया, यानी किसी रीजन के बगैर। क्या कोई असम्बली में हार गए थे परवेज लाई कि कोई बिल मंजूर, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, कोई काफ लीग टूटी अच्छा, थी? कल भट्टी साहब सिर्फ क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूं आपसे, आपने इसको गैर आईनी कहा है, कल अदालत ने इसको गैर आईनी नहीं कहा वाज़े अल्फाज में। सर इस पे तो अभी अदालत ने, अभी तो इंटरम है ना, उन्होंने अंडरटेकिंग ली और 11 जनवरी तक डेट दे दी और 11 जनवरी को नोटिस दिए। मेरा ख्याल है इस पे जाना चाहिए, अदालत में करना चाहिए कि जब सेशन ऑन हो, जब तरीके अदम एतमाद पेश हो चुकी हो, फिर वो एतमाद का वोट कह के फिर डी नोटिफाई करना। मुअत्तल क्यों, अगर इतना होता और तो फिर मुअत्तल क्यों करते? क्या वजह थी? चलो बहरहाल इस पे तो जाना चाहिए। ठीक ये तो ऐसे ही है कि जैसे सदर कह दे, हाँ, क्या आईनी और क्या कह रहे हैं? जैसे सदर साहब कह दें वजीर आजम को कि आप एतमाद का वोट लें और साथ ही अगले दिन उनको डी नोटिफाई कर दें, और वो भी 48 घंटे का टाइम देके। अब आ जाइए इस पे कि हम करेंगे क्या। मिसाल के तौर पे कि अगर इसमें इलेक्शन नहीं होते, ये गैर सियासी सूरत हाल रहती है, गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, तो ये किसी को कोई फायदा है इसका? किसी को कोई, क्यों इतनी जिद्दें और अनाएं सारी ये सवाल ना मैं अली गौहर बलोच साहब के सामने रख देता हूं, वो बता देंगे कि भाई इससे क्या फायदा। ना तो आपकी अक्सरियत अली गौहर बलोच साहब, आपको जितना रिलीफ मिल सकता था वो मैक्सिमम रिलीफ है, जिस पर आपकी तशफ़ी नहीं हो रही, तो फायदा क्या आखिर इसका? अली गौहर बलोच साहब देखें, वो पहले भी आपने सवाल किया तो फिर आपने कामल अली आगा साहब की तरफ चले गए और मेरे बाकी दोस्तों की राय ली। अच्छा हुआ कि मैंने इन सब के बयान सुन लिए। पहले तो मैं डार साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ये कैमरों का जिक्र कर रहे हैं फैसलाबाद, कैमरा एक दफ़ा डस्का में भी गया था आपके ज़िला में जब आप इलेक्शन करवा रहे थे, और आजकल के ही दिन थे, धुंध पड़ गई थी और धुंध में आप और आपकी पूरी टीम वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके इमरान अहमद न्यादी और उस वक्त के वसीम अकरम प्लस को वोट चोर का सर्टिफिकेट उनके हाथ में पकड़ाया था, और वो केस अभी तक भी चल रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है, अरशाद भट्टी साहब की अपनी राय है, ये मैं समझता हूँ कि ये माशाल्लाह इंतहाई लायक फायक एनालिस्ट हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हम भी कानून के कोई छोटे मोटे तालिब इल्म हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब ने बाकायदा डेट दी थी कि फ़लाँ डेट तक आप एतमाद का वोट लें, और वो डेट आइन के मुताबिक दी थी, और इसका फैसला अदालत करेगी कि गवर्नर साहब ने गैर कानूनी कहा है या गैर आइनी कहा है। उन्होंने आइन के मुताबिक कहा। जब वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर उन्होंने उनको डी नोटिफाई किया, और डी नोटिफाई करना चाहिए था। अगर उनके पास अक्सरियत है तो भागते क्यों हैं? कभी अदालत के स्टे, ये तो मुझे वाज़ेह कीजिएगा जो बीआरटी पेशावर में घपला करके फिर स्टे ऑर्डर आईनी था, कोई गैर कानूनी काम नहीं था ना, तो फिर अदालत ने मुअत्तल क्यों कर दिया? भाई बात यह है कि अदालत ने इनको टाइम दिया है, और साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर किए कि अगर 11 तारीख तक वो चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं, ताकि अपने बंदे पूरे कर लें, जो कि बंदे इनके पूरे नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये 11 तारीख तक भी एतमाद का वोट ले सके। हो सकता है यही अदालत इनको 12 तारीख को डी नोटिफाई कर दे। आप पहले तो आकर टीवी प्रोग्राम में अदालती फैसला तो नहीं अनाउंस किया जा सकता। सर अदालत ने अभी तक जो गवर्नर साहब का इल्जाम था उसको तो उड़ा दिया ना, अली गौहर बलोच साहब, उसको तो उड़ा दिया ना, वो तो उड़ा दिया। नहीं, गवर्नर साहब के अहकाम को नहीं उड़ाया, उन्होंने सिर्फ इनको एतमाद का वोट लेने का दोबारा टाइम दिया है।
गवर्नर साहब ने 24 घंटे का टाइम मुनासिब टाइम नहीं दिया नहीं देते। कल मेरी अभी अदालत आजम में नजीर फैसला तलवार साहब से देना बात है हुई। भाई। मैं आप ही के लॉ मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ, मसूद रजा, अली गौहर साहब, मैं आपके ही लॉ मिनिस्टर की बात भाई, बता रहा हूँ। आप आजम नजीर तारड़ साहब से कल मेरी बात भाई हुई और उन्होंने कहा कि ये गैर मुनासिब था कि 24 घंटे का टाइम दिया गया, टाइम और मिलना चाहिए था। भाई अगर ये गैर मुनासिब था, मैं भी वही बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए आप और अरशाद भट्टी साहब अदालत का फैसला तो ना लिख कर पढ़ाए सुनाए ना टीवी के ऊपर। सर अदालत का फैसला तो आ गया, वही बता रहे हैं। अपनी ख्वाहिश को आप 11 दिन पहले क्यों अनाउंस करना चाहते हैं? हो सकता है अदालत इस आपकी सोच के बारे फैसला दे दे। देखिए सूरत हाल ये है कि 11 तारीख तक का टाइम है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये टाइम ज्यादा दिया। हम अदालत का फैसला अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, आपकी जो ख्वाहिश थी उसको अदालत ने उड़ा दिया, हम ये कह रहे हैं। नहीं, हमारी ख्वाहिश को अदालत ने नहीं उड़ाया, हमने आइन और कानून के मुताबिक कहा है। कहाँ लिखा हुआ है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो गवर्नर इत्माद के वोट का नहीं कह सकता, और इत्माद के वोट के लिए कोई अलग इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है, उसी इजलास के दौरान जो है वो इत्माद का वोट लिया जा सकता है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टांगें जिनकी कांपती हैं 6-6 महीने से लगातार इजलास चला रहे हैं और उस इजलास को ख़त्म भी नहीं कर रहे जिनकी टांगें कांपती हैं। और मुझे बताएं केपी के असम्बली क्यों नहीं तोड़ते? जिस 23 तारीख को इमरान नियादी ने ऐलान किया था उसी दिन तोड़ देनी थी असम्बलियाँ। सोचने की क्या बात है? ओ भाई मेरे, ये वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खान साहब कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ मुल्क में सियासी राजनीति चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो इन्होंने अरबों रुपए तोशाखाना से चोरी किए हैं, जो अरबों रुपए तोशाखाना से चोरी किए, उससे तवज्जो हटे लोगों की। अली भाई ये तो मानेंगे ना कि वो खोल के रख दें कि पहले मैं पंजाब असेंबली तहलील करूंगा, फिर केपी असेंबली तहलील करूंगा, फिर मैं अपने इस्तीफे जो हैं वो मरकज से उनको मंजूर करवाऊंगा और फिर मैं इलेक्शन में जाऊंगा। इतने डेयरिंग फैसले आपने कभी सुने जिंदगी में? भाई बात सुने, ये तो भागने वाली बात है। केपी के असेंबली में तो मसला नहीं, उसको तोड़ देते, पहले दिन से ही तोड़ देते। जब इनकी हुकूमत गई थी उस वक्त से बढ़ के लगा रहे हैं और रोना रो रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ते उस वक्त? केपी के असेंबली को तोड़ दे। पंजाब में तो चले डिले, वो भी एक ड्रामाबाजी खान साहब ने खुद ही मचाई हुई है परवेज इलाही के साथ मिलकर। वो मतलब है कि वो तोड़ना ना परवेज इलाही तोड़ना चाहते। परवेज इलाही ने खुद कहा है कि 99% इनके लोग नहीं चाहते कि असम्बलियां तोड़े। वो इसलिए इनको एतमाद का वोट नहीं देंगे कि वो इनके अपने अरकान नहीं चाहते कि ये असम्बलियां। बहरहाल वो उनका मसला है। मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा जो इन मामलात पर नज़र रखते हैं कामिल अली आगा साहब हैं। कामिल अली आगा साहब बड़ा अच्छा सवाल उठाया चौधरी परवेज इलाही साहब ने, भट्टी साहब ने कि अक्सरियत तो आपके पास है और तहरीक इंसाफ के पास है, तो ये जो तमाम कोशिशें हुई आपकी नज़र में, कल तो पीडीएम कह रही थी कि इनके हक में फैसला आ गया, बड़ा अच्छा फैसला हो गया, आज वो कह रहे हैं अदालत में जाएंगे, तो ये असल में शिकस्त हुई है पीडीएम को? मेरे भाई अगर आप फैसला पढ़ लें, यकीनन आपने तो पढ़ा होगा जी, बलोच साहब ने अगर नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल में वो इबाम का शिकार है। माजरत के साथ गुजारिश यह है कि अदालत ने ये कहा है, जब गवर्नर के वकील ने, गवर्नर का वकील सारा दिन आया ही नहीं, आखिरी लम्हे में वो आया और आके उसने ये फरमाइश की अदालत से कि इनको जो है वो पाबंद करें कि फला तारीख तक 7 दिन के अंदर 7 दिन का अल्फाज इस्तेमाल किए, 7 दिन के अंदर ये एतमाद का वोट हासिल करें। अदालत ने इसके ऊपर ये कहा कि हम किसी को आईनी हक से महरूम नहीं कर सकते, उसको इस बात पे पाबंद नहीं करेंगे कि वो अपना आईनी हक छोड़े। जब उन्होंने फिर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब ये चाहें ये एतमाद का वोट लें, उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वो एतमाद का वोट फलां तारीख को लें या फलां तारीख तक लें या 11 तारीख तक लें। उन्होंने इसके सिर्फ उन्होंने बाकी फैसला जो है वो सबको समन किया, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, सबको समन किया 11 तारीख के लिए, और तारीख जो है वो अगली समात के लिए 11 जनवरी जो है वो फिक्स कर दी। ये अदालती फैसला है और बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई इबहाम नहीं है। इबहाम क्रिएट वो कर रहे हैं जिनके मकासद पूरे नहीं हुए। ये जो जब ये कहते हैं कि गवर्नर का फैसला दुरुस्त था डी नोटिफाई करने का, तो
चीफ मिनिस्टर तो अभी तक इसके अंदर आए नहीं थे। ये तो अभी मामला चल रहा था स्पीकर और गवर्नर के दौरान, खतो बिल्कुल किताबत ऐसे। चल रही थी, और उसके अंदर ये अभी तक तय नहीं हुआ था कि इजलास बुलाया जा रहा है। इजलास बुलाया जाता एतमाद का वोट लेने के लिए, तो फिर चौधरी साहब उसके अंदर आते। चौधरी साहब तो अभी पार्टी बने ही नहीं थे उसके अंदर, और चौधरी साहब को डी नोटिफाई कर दिया। मामला स्पीकर के साथ था, झगड़ा स्पीकर के साथ था, डी नोटिफाई कर दिया चौधरी परवेज लाई चीफ मिनिस्टर पंजाब को। ये मामला हर कोई जानता है और समझता है कि ये ज्यादती थी और ये गैर आईनी इकदाम था गवर्नर पंजाब का। और इसके मुतल्लिक आपके इल्म है कि स्पीकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत जो है या भेज चुके हैं या भेज रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि भेजा नहीं मैंने, उन्होंने कहा नहीं भेजा उन्होंने। इकदाम गैर आईनी गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। ये मामला आगे मजीद इस तरह चलेगा। ये अच्छा। बातें ऐसे नहीं होती। कानून और आइन जो है ये मफरूजों पे नहीं चलता, ये लिखी पड़ा आइन है, और कानून भी बड़े वाजे हैं, और रूल्स ऑफ बिजनेस असेंबली के बड़े वाजे हैं कि किस तरीके से इजलास बुलाया जाएगा, अदम एतमाद का इजलास कैसे बुलाया जाएगा, अदम एतमाद की तारीख का कैसे बुलाया जाएगा, कितने दिनों में। इसमें कोई इबाम नहीं था कामिल अली आगा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज तो अदम एतमाद, इसमें कोई भी इबाम मौजूद नहीं था, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये मामला चलते रहेंगे। और आपने कहा कि जैसे ही मामला आगे चलेंगे यूं छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसको आप लोग परसू भी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और बहुत अहम मसला, भट्टी साहब ने भी उस तरफ निशानदेही की, मैंने अपने इंट्रो में भी बात की। पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल हैं, दहशत गर्दी किस हद तक बढ़ चुकी है, गुर्बत है, लाकानूनियत कितनी है, मैं आपको आदाद-ओ-शुमार भी बताता हूँ एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ज़रा इस पर बात करते हैं कि ठीक है, ये तमाम मामला आप लोग लेके चलें, सियासी रस्साकशी जारी रखें, सियासी अखाड़ा लगाए रखें, लेकिन इन मसाइल से निकालें इस दौरान कौम को, ये कैसे मुमकिन होगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासी रस्साकशी अपनी जगह, सियासत बिल्कुल आप लोग करते रहें, लेकिन पाकिस्तान को संगीन मसाइल का सामना है। जनाब उस्मान डार साहब, ये दहशतगर्दी को ही अगर आप ले लें, सैकड़ों लोग, कम से कम 2000 के करीब अफराद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, यानी महीने 2 महीने के अरसे में। तो ये जिस तेज़ी से दहशतगर्दी बढ़ रही है, अब इस्लामाबाद तक पहुँच चुकी है, तो ये बड़ा संगीन मसला है। लेकिन हमारी जो अशराफिया है, एलीट है, पॉलिटिकल जमातें हैं, उन्हें सिर्फ इसकी पड़ी हुई है कि इक़्तिदार किसको मिलता है। देखिए मसूद, आप इनकी बात करें ना, इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करें, पीडीएम की बात करें, गुज़श्ता 9 माह से सिर्फ ये एक ही चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किस तरह इमरान खान को मुल्की सियासत से बाहर रखना है, नहल करना है, जेल में डालना है, पर्चे काटने हैं। और ख़ास तौर पे जिन 2 माह की आप बात कर रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये पीडीएम के लोग रोज़ाना रात को और सुबह दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें तोशाहाना की छाबड़ी लगा के ये बैठ जाते हैं। जो कुछ करना जी, घड़ी फलानी चीज जी ये हो गया, तोशाहाना में इमरान खान ये कर गया, फॉरेन फंडिंग ये कर गया। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो मुल्क में और 5 साल के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत आए, जिनको भी ये अजीम पाकिस्तानी वोट देते हैं लिखा लें। और ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखे मसूद, कोई हालात ठीक नहीं होंगे, हर चीज बिगड़ती जाएगी जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। ना इकोनॉमी, ना सिक्योरिटी, ना आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क आने वाला है। अगर ला सकते ना तो ये 9 माह में कर चुके होते मेरे भाई। और बाबा, ये अभी मैं ब्रेक से पहले ये मेरा भाई डस्का इलेक्शन की बात कर रहा था, हम भी अभी आपको इलेक्शन के लिए ही कह रहे हैं। अगर हम वोट चोर थे, बदकौल इनके जी वोट चोरी करते पकड़े गए, तो इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हो? अगर हम वोट चोरी करके ही इलेक्शन जीतते रहे तो आ जाओ ना मैदान में, बात क्यों रहे हो? बात कुछ करते हैं, अपनी ही बात की ये कंट्रोडिक्शन कर देते हैं। हम इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बाग अब ये खुद रहे हैं। भाई अगर इमरान खान की हुकूमत में आरटीएस बैठा था, इमरान खान सिलेक्टेड था, एक तो 17 जुलाई को कोई आरटीएस बैठा था या सिलेक्शन हुई थी। प्रॉब्लम तो ये है कि इस मुल्क में जो लोग सिलेक्टेड हैं, गवर्नर सिलेक्टेड है और एक इलेक्टेड सीएम को पाकिस्तानियों घर भेज देता है। ये इस मुल्क का हाल है। वो पंजाब का गवर्नर जो खुद एक हैंड पिक
तरीके से लगाया गया है, और वो जो करोड़ों वोट लेके सीएम बना हुआ है पंजाब का, उसको घर भेज देते हैं। तो ये इनकी गवर्नर लगाने सारी का आप तरीका यही है ना आइन में। मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं मसूद। ये हालात मजीद खराब होंगे, इसलिए कि ये सब की 24 घंटे एक ही कोशिश है कि किस तरह हमने इमरान खान से जान छुड़ानी है। इमरान खान से इनकी जान छूटने वाली नहीं है। इनको गली मोहल्लों में लाएंगे, इनको पाकिस्तान के हर शहर की गली में घसीटेंगे। मैं आपके प्रोग्राम से ऐलान कर रहा हूं, ये तैयारी पकड़ें। ये सर, जितना इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे दहशतगर्दी रुक इलेक्शन जाएगी। के मैदान में ला करेंगे। मुल्क को इन चोरों डाकुओं लुटेरों के हवाले मजीद नहीं कर सकते। ये वो मुआशी दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह की मुआशी दहशतगर्दी नहीं हुई जो इन्होंने मुआशी कत्ल किया इन पाकिस्तानियों को। आपके व्यूअर्स का जो मुझे सुन रहे हैं, कोई एक बता दे अली गौहर ना उमा में कोई एक ढंग का काम किया हो इन पाकिस्तानियों के लिए? किया फॉरेन फंडिंग, किया मैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। किया इमरान खान पे दहशतगर्दी के पर्चे किए, वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स। आई मीन बेशर्मी की इंतहा होती है कि इस मुल्क में आप लोग कर क्या रहे हैं यार। आए रोज किसी ना किसी की ये वीडियो बना के फैमिली को, ताकि वो मुंह बंद रखे, इनकी चोरा डाकाजनी के ऊपर कोई आवाज ना उठाए। ये चाहते हैं ये लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इन्होंने तरीकेकार अख्तियार किया है। एक सिटिंग सेनेटर को उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं इस बात पे कि 1100 अरब रुपए का डाका किया गया। इस बात यार, ये ऑडियो रिलीज का बारे तो मैं इसमें पहले तो बात नहीं करता, लेकिन इसका इल्जाम भी आपने हुकूमत पे लगा दिया। इन लोगों को इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट इनकी जिम्मेदारी है। आज दहशतगर्द अगर इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं तो ये पीडीएम जवाबदेह है। नेशनल सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी है, बॉर्डर मैनेजमेंट इनकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर से आज दहशतगर्द क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये सब फोकस्ड है इमरान खान पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। भट्टी साहब बड़े जज्बाती सी गुफ्तगू की है डार साहब ने, लेकिन 10 साल से तो हुकूमत केपी में पीटीआई की है, और इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो ही मामला ठीक होंगे, ये इनकी ख्वाहिश है या हकीकत भी ऐसा ही है कि इलेक्शन हो जाए तो मामला ठीक हो जाए? मामला हल हो जाएगा इससे, इलेक्शन हो जाए तो दहशतगर्दी रुक जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी? दो सवाल आपने किए एक सवाल में। एक है केपी की हुकूमत, वहाँ साईं उस्मान बुजदार प्लस आपने बिठा दिए। जीरो गवर्नेंस है, जीरो परफॉर्मेंस है, मिस मैनेजमेंट है, करप्शन की इंतहा है, सूबा मकरूज हो गया है, पैसे तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसके अलावा भत्ते दे रहे हैं, तावान दे रहे हैं खुद तालिबान को, उनके वुज़रा, और अपनी जान बख्शी करवा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबा केपी के जो है वो एक मुल्क है, क्या तीर मारा है। जो हस्पताल की रिफॉर्म्स थी सिफर हो गई हैं, जो एजुकेशन की रिफॉर्म्स थी सिफर हो गई हैं, जो इनका 2-4 काम थे वो भी सिफर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त वो जमान पार्क बैठा होता है, वो वजीर आला बन्नू में वो हमारे हॉस्टेजेस थे, यरगमाली थे, वो उधर जाके लाहौर में बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर उड़ा के उसने रेड़ा बनाया हुआ है। कोई एक काम बताएं जो इस टर्म में खैबर पख्तूनख्वा ने काम किया हो। आप यानी क्या करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? दूसरी बात आपका सवाल है कि ये इलेक्शन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 जुमले में जरूर कहना चाहूँ। हाँ, दूसरी एक दो जुमले में जरूर कहना। एक ऑडियोज की 2 किस्में थी, एक थी हीरे वाली ऑडियो आई थी, एक थी गद्दार बना दो, वो मुबैना तौर पर बुशरा बेगम साहबा की पैसे वाली ऑडियो आई थी, लेट्स प्ले इट इमरान खान की ऑडियो आई थी, या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की कि वो दामाद के हवाले से, या अयाज सादिक की। ये ऑडियोज भी रिकॉर्ड करना शर्मनाक बात है, काबिल मुजम्मत है, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये ऑडियोज फिर भी डिस्कस करने के काबिल हैं। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई हमने आपको किन कामों के लिए भेजा था, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो इमरान खान की ऑडियोज और मुबैना तौर पर ला रहे हैं और सीता वाइट तक पहुंचा हुआ है, शर्म से डूब मरो यार। अब घर के हर बंदे की प्राइवेट लाइफ है। मैं तो नहीं कम से कम इसमें पूरा उतरता कि मैं इस पे बात कर सकूं, मैं तो इससे भी ज्यादा गुनाहगार हो सकता हूं। मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है। मेरे टेलीफोनों में घुस के मेरे 2009 के, 2013 के, 2014 के निकाल के ले आओगे और सीता वाइट मुस्तरद शुदा केस लाओगे, इमरान खान को नाइल करना है। इससे तो बेहतर है यार सियासत छोड़ दो। और आखिरी बात मसूद भाई, आज दिसंबर है, 16 दिसंबर, ये मुल्क टूटा था। ये मुल्क टुटन वास्ते बनिया सी, लुटन वास्ते बनिया सी। उस्ताद हसन निसार साहब ने कहा था मुल्क टूटा, किसी ने कुछ सीखा। सानिया APS हुआ,
उसके बाद किसी ने इकट्ठे हुए सारे, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो 120 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके 20 नुकात मुझे कोई सुना दें इधर बैठ के। फौजी अदालतें बननी थी और उसके बाद रिफॉर्म्स पैकेज आना था, एक निसाब बना था, मौसर कानून साजी होनी थी। क्या हुआ उस सारे का? और याद रखें, आपने जश्न मना लिए कि तालिबान आ गए, हमारे दोस्त आ गए, अब इससे निकलें। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे साथ निमक में वफा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अब आपको एक बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। सारे उस वक्त से डरो यार जब लोग कहना शुरू कर दें कि ये सियासतदान मुल्क नहीं चला सकते। आपने मुल्क चलाना है, आपने जमहूरियत लानी है, आपने हमें इंसाफ देना है, आपने हमें अच्छा अस्पताल देना है, आपने हमें अच्छा स्कूल देना है, आपने मेरे बच्चों को महफूज करना है। अगर आप एक दूसरे के कपड़े उतारते रहेंगे तो मैं किस तरफ जाऊंगा यार? लड़े सियासत करें, लेकिन कुछ पाकिस्तान के मसाइल हैं, उन पर इकट्ठे तो हों यार अल्लाह के नाम पे। इमरान खान को कर दें नायल यार, नवाज शरीफ साहब को एल कर दें या सारों को एल कर दें, लेकिन खुदा के लिए मैं किधर जाऊं? मैं तो हर जगह चित्तर खा रहा हूं। 8 महीने पहले आप आए थे महंगाई कम करने के लिए, ना महंगाई कम हुई, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते चले जा रहे हैं, मुल्क दिवालिया होता चला जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी आपने उस हुकूमत को लेके चलना है जिसको आप आगे नहीं बढ़ा सके, मुल्क को पीछे लेके गए आप 8 महीने में अपनी। भाई इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो इमरान अहमद नियाज़ी है कि जिसने आरटीएस सिस्टम बंद करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ। और जिस वक्त उसको हुकूमत मिली थी उस वक्त 40 रुपए किलो चीनी थी, जिसको 140 पर इमरान नियाज़ी ने पहुंचाया। उस वक्त डॉलर 110 रुपए पर था, जिसको 200 के करीब इमरान अहमद नियाज़ी लेकर गया। उस वक्त पेट्रोल की कीमतें कम थी, उस वक्त खाद की डीएपी की बोरी 4000 में मिलती थी, जिसको 12,000 रुपए पर इमरान अहमद नियाज़ी ने पहुंचाया था। 3.5 पौने 4 साल की ये हुकूमत करने के बाद और पाकिस्तान का खजाना लूटने के बाद फिर भी इनका मतलब है कि वो इनको सब्र नहीं आता। अब भी इनके साबिक वजीर खजाना, मौजूदा जो सूबों के वजीर खजाना, उनको कहते हैं कि IMF को लेटर मत लिखो। मतलब है कि पाकिस्तान दुश्मनी की एक इंतहा है। और हालात इनके ये हैं कि चौधरी समझ में नहीं आता अली भाई एंटी करप्शन मैं केस मुल्क की बात कर रहा हूं, और पैसा लूट के इमरान नियाज़ी साहब की एहलिया को जाता रहा। ये पाकिस्तान का असल आईना है कि फरा गोगी के जरिए पैसा उनकी एहलिया को जाता रहा। सर कितना पैसा चला गया? ये दहशतगर्दी फरा गोगी ने शुरू करवा दी है, ये बताएं ना। ये 150 रुपए लीटर पेट्रोल था अप्रैल में, इस वक्त 215 रुपए का लीटर है। आप जरा तसव्वुर कीजिए सर, ये आपके 3 महीनों में आटे की कीमत 35% बढ़ गई है। दहशतगर्दी पर ज़रबे अज़्ब भी हुई थी और पाकिस्तान में अमन कायम हुआ था। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था। अभी इरशाद भट्टी साहब खुद ही फरमा रहे थे कि KPK में क्या हो रहा है, ये तो खुद भत्ते दे रहे हैं, ये तो कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो गया और खुद इनके बैंक अकाउंट खाली पड़े। एक मिनट रुक जाइएगा, फिर आपने ये मैनेजमेंट है कि इनके पास पैसे नहीं। फिर आपने वही बात की ना, आपने जो अंधेरे मुकाने थे ना, अंधेरे तो आपने मुकाए होंगे। अगर एक मिनट रुक जाए इस वक्त सर्कुलर डेट पता है आपको कितना है? इमरान नियाज़ी की लूट मार ने पहुंचाया है भाई मसूद अली भाई, इस वक्त सर्कुलर डेट कितना है? लूट मार ने, पाकिस्तान ऐसा नहीं था। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर्कुलर डेट कितना है सर इस वक्त? सर्कुलर डेट कितना है इस वक्त? मुल्क को ब्लैक होल बना हुआ इकोनॉमी के लिए। ये आपके बिजली के मंसूबे थे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस तबाही के दाने पर इमरान अहमद नियाज़ी ने यार मंसूबे आपने लगाए और ऐसे मंसूबे लगाए जिसको हम पे ऑफ भी नहीं कर सकते, मईशत हमारी वो खा गए, फिर आप कह रहे हैं ये इमरान ने किया है। मुझे बताएं ना जरा। बिल्कुल इसने किया है, ये इसने खुद कहा। मंसूबे आपने लगाए थे, इमरान ने लगाए थे। बिछाएंगे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे किसने लिए और उनको हड़प किसने सर? कर्जे क्यों लिए गए ये भी तो देखे ना, एक साइडेड की बात ना करें ना। आपने कह दिया कि जी आपने कर्जे जो है वो इतने ले लिए। सर आप बिजली के मंसूबों का क्रेडिट लेते हैं तो उसकी वजह से, जो बिजली के मंसूबों की वजह से हमारा सर्कुलर डेट है जो हमारी मईशत को खा रहा है, माशी माहिरीन कहते हैं ब्लैक होल बना हुआ इकोनॉमी के लिए, वो बढ़ता चला जा रहा है। सर उसकी भी जिम्मेदारी फिर आप लीजिए ना। क्या ये जो नवाज शरीफ साहब ने ये मंसूबे लगाए थे हम पे ऑफ नहीं कर सकते, अब इसको मईशत इसके अंदर हमने झोंक के रख दी है, इसकी भी फिर जिम्मेदारी आप लोग ले लीजिए। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद मजीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक सर। कामिल अली आगा साहब, ये मईशत का जो बुरा हाल है और अब ये दहशतगर्दी का आफरीत सर उठा चुका है, अब सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, एक अजीब सी सूरत हाल है, गैर यकीनी है। सर, सियासत होती रहे, इन मसाइल से निपटे कौम, इसके लिए क्या करना चाहिए? इलेक्शन नागुज़ीर हैं, अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तब भी इन मामला से निपटा जा सकता है या नहीं? देखें, सबसे बड़ी बात जो है वो आपने पिछले सेगमेंट में कर दी कि ये जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, ये इसकी वजह ये है कि इन्होंने महंगी बिजली के मंसूबे लगाए और वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने पूरी कौम को, मुल्क को कुर्बान कर दिया, ज़िबा कर दिया। यानी सबसे बड़ी शर्त यह है कि उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर उनको पेमेंट करनी है। यानी बिजली हम उनसे लें या ना लें, वो बनाए या ना बनाए, अगर उनकी 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है तो इस कौम को अपनी गर्दन और पेट काट के उनको पैसे देने हैं और डॉलरों में देने हैं, यानी रुपयों में पैसे नहीं देने। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कौम के ऊपर? आज जो इस मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, वो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने यहाँ से लूट मार करके डॉलरों में रकूम बैरून मुल्क भेजी। फिर ये जो IPPs को पैसे दिए जा रहे हैं, ये महंगी बिजली के मंसूबे वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर दिए जा रहे हैं। मसूद, आप हैरान होंगे, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर करप्शन कभी हुई नहीं। और ये जुल्म अपनी कौम के ऊपर, अपनी सरबराही होते हुए, अपनी हुकूमत होते हुए, अपनी गरीब अवाम के ऊपर किसी दुनिया में किसी मुल्क के सरबराह ने इस किस्म का जुल्म और जबर नहीं किया होगा। और ये तवातर से जो बने हुए हैं, लगे हुए हैं, जितनी पेमेंट जाती है, इनको बैरून मुल्क कमीशन मिलती है, किकबैक्स मिलते हैं, इनकी दौलत वहां पे इनके खजाने बढ़ते चले जा रहे हैं। तभी तो 400-400, 500-500 एक मुल्क के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज बन गई हैं। यानी अभी इंकशाफ हुआ है कि 300 बड़ी प्रॉपर्टीज जो है ये इनकी UK के अंदर है, बरतानिया के अंदर और बेशुमार मुल्कों के अंदर, दुबई के अंदर और कतर के अंदर भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। और वहां चलिए सर, अब इलेक्शन में जाएं और दोबारा वापस आए और जो आवाम कहते हैं। इन्होंने करप्शन की। आगा साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, आपसे मजीद सुनता मैं ये तमाम गुफ्तगू, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, उस्मान डार साहब, अली गौर बलोच साहब, मोहतरम जनाब इरशाद भट्टी साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े संगीन मसाइल हैं, सियासत एक मसला नहीं है सर। आवाम जिसको फेस कर रहे हैं वो दहशतगर्दी भी है, वो स्ट्रीट क्राइम भी है, वो छीना झपटी भी है, वो महंगाई भी है, वो बेरोज़गारी भी है। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ को रो रहे हैं कि इक़्तिदार किसको मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।